हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही लंबा सेशन लेने वाले हैं। ये आपकी महा मैराथन क्लास है जिसमें हम एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बता दूं, क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर को हम लोग आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेने वाले हैं। मैं आपको गारंटेड बता दूं, अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेशन बना के बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर पे फिर से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, जो जो थ्योरी है आपकी थ्योरी पढ़ेंगे, जो टॉपिक है आपके टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसमें जो फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, पहले चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं हम एक एक करते हुए सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपकी नोट्स भी बनवाता चलूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग वन शॉट वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब ही हम समझ लेते हैं, यानी कि पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे विद्युत आवेश। इसमें देखिए ये दो शब्द से मिलकर बना है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये दोनों चीजें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके कुछ नियम हैं और कुछ डेरिवेशन है जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें बताऊंगा एक एक करते हुए। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तो देखो विद्युत आवेश जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है बच्चों, देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो देखो आज से लगभग, ध्यान से सुनना, आज से लगभग 2500 वर्ष, कितना 2500 वर्ष, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले थेल्स नामक एक साइंटिस्ट ने, क्या नाम था, थेल्स नामक एक साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने क्या किया, अंबर का एक टुकड़ा लिया और इसे ऊन के साथ, किसके साथ, ऊन के साथ जब रगड़ा तो इन्होंने देखा ये कि इसके अंदर क्या उत्पन्न होने लगा, एक चुंबकीय आवेश उत्पन्न होने लगा। इन्होंने ये देखा कि ये मतलब ये जो अंबर का टुकड़ा है, ये जब इसमें रगड़े, जब हम लोग इसको जब इसमें हम लोगों ने ऊन के साथ इसको क्या किया, रगड़ा, तो इसमें घर्षण के कारण क्या हुआ, इसमें आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश जब उत्पन्न हुआ तो इसमें क्या आ गया, इस अंबर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। ध्यान से सुनना, एक अंबर का टुकड़ा लिया, उसको ऊन के साथ रगड़ा, रगड़ने से उसमें घर्षण हुआ, घर्षण हुआ ना, रगड़ने से घर्षण हुआ, घर्षण से उसमें क्या उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। तो इस अंबर के पास हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया और इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश। देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं, कभी आपने बचपन में देखा होगा कि आप अपने बालों में ये जो पेन देख रहे हैं, आप पेन को क्या करते हैं, आप ऐसे पेन को पहले घिस लेते हैं। पेन को घिसने के बाद जब आप छोटा सा एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और उस पर टच करते हैं तो वो क्या करता है, उठा लेता है, मतलब उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप एक कंघी ले लीजिए जिससे आप रोज, देखिए रोजाना एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ जो आप यूज करते हैं, कंघी जिससे आप बाल झाड़ते हैं, आपके पास कंघी होता है ना, तो कंघी से आप बाल झाड़ने के बाद देखिए, अगर आप उस पर छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा कागज का टुकड़ा लीजिए, उसके पास ले जाइए, कंघे को उसके पास ले जाइए, देखिए कंघा उसको खींच लेगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, विद्युत आवेश का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल से याद रखना बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, विद्युत आवेश का, क्योंकि उसको जब आपने रगड़ने से उसमें घर्षण उत्पन्न हुआ, घर्षण के कारण उसमें क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न होने से वह क्या हुआ, हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ गया। उसके अंदर क्या, कंघे के अंदर क्या हुआ, हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ गया और इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी कि
किसी पदार्थ में जब हल्की या छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एक उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा। देखिए बच्चों, साथ ही साथ आप नोट करते चलिए तो आपकी एक नोट्स बन जाएगी। जब वीडियो खत्म होगी तो आप क्या करेंगे, आप 1 महीने 2 महीने या 4-5 महीने बाद भी अगर इस चैप्टर को देखेंगे तो 10 मिनट में आप रिवीजन करेंगे, आपका चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इतनी क्लियर तरीके से मैं सारे टॉपिक को आपको बताऊंगा और आपके साथ ही साथ नोट्स भी बनाता चलूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद आप इतना लिखिए, फिर उसके बाद उदाहरण आप लिखिए। उदाहरण में आप लिखेंगे जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े, तिनके, देखो कागज के टुकड़े या तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं आवेश को लेकर के, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आवेश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आवेश को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को स्मॉल क्यू से, किससे, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। आप चाहे तो ये सारी लाइन यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं। नोट्स बनाते चलना बेटा, क्योंकि वीडियो देखोगे वीडियो भूल जाओगे। ठीक है, नोट्स रहेगी आपके पास तो आप बाद में कभी आप 10 मिनट का भी रिवीजन दोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास आवेश इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्यू इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, ठीक है, और धारा को हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, और समय को हम लोग टी से दिखाते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया वैद्युत आवेश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आई क्या है, आई है आपकी धारा, यहाँ पे देखेंगे आप, आई है आपकी धारा, टी क्या है आपका, टी है आपका यहाँ पे समय, यहाँ पे देखिए आप टी क्या है, समय, और क्यू क्या है आप जान ही रहे हैं, क्यू है आपका, देखिए एक एक लाइन सारी चीजें लिखिएगा जिससे आप बाद में भी देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगे। तो क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका यहाँ पे आवेश। तो ये 3 टर्म है, तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूले में जितने भी टर्म आ रहे हैं सारी टर्म का आपको वैल्यू यानी कि सारी चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। अब देखो आपको इसका मात्रक आपसे बताऊं तो इसका मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप इसका मात्रक लिखेंगे। इसका मात्रक देखिए, धारा क्या होता है, धारा को हम लोग एम्पियर कहते हैं, तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर, और समय को हम लोग, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है, एम्पियर सेकेंड का दूसरा नाम होता है कूलाम। तो आप इसका यूनिट में यानी कि इसके मात्रक में आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम, ये आपका इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और अगर आप इसका वीमा लिखें तो वीमा में कुछ तो है ही नहीं, वीमा में कुछ है ही नहीं। देखिए क्या होता है यहाँ पे मतलब धारा की वीमा क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसको हम लोग ए से दिखाएं, और यहाँ पे समय की क्या होती है, टी होती है, तो यहाँ पे ए टी, इसको हम लोग बड़े बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। वीमा निकालना आप क्लास 11th में ही सीख कर आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत आवेश क्या है, आवेश क्या है, एक अदिश राशि है कि सदिश राशि, तो मैं आपसे पूछूं तो ये क्या है, आपकी एक सदिश राशि है। ये क्या है, यह लिख लीजिए आप, यह यहाँ पे पॉइंट ऐसे करके, यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। ठीक, ये क्या है, एक सदिश राशि है। कौन, धारा, ठीक, माफ कीजिएगा धारा कह रहा हूं मैं, आवेश, आवेश क्या है आपका, सदिश राशि है। तो यहाँ पे देखो एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्यू इक्वल टू आई टी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है, वो देखो कौन सा होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ये भी देखिए आपके न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये एन क्यू क्या है, मतलब ये एन और ई क्या है। एन यहाँ पर है आपका, एन यहाँ पे क्या है, और ई यहाँ पे आपका क्या है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। एन है यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक,
n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ई क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। देखिए सारे टर्म मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। और क्यू क्या है, क्यू तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, देखिए ई है हमारा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना आवेश होता है ये आप जानते हैं, ये आप पढ़कर आते हैं। ई इक्वल टू आप जानते हैं आपके पास वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है आपके पास 19 कूलाम होता है। कितना होता है 19 कूलाम होता है। तो ये आपके पास वैल्यू होती है, इसको आप याद रखेंगे। आपके पास ये वैल्यू तो आपको याद ही होगा क्योंकि आप क्लास 10th से ये चीज़ें आप सीख कर आते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर कितना चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये था। पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था वैद्युत आवेश। इसको आप आई होप कि अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे। अब अगले टॉपिक पर चलेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है आपका स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जिसपे आपको पॉजिटिव चार्ज, नाम से ही पता चल रहा है धन आवेश, ठीक है। जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका धन आवेश कहलाएगा, और जिस पर आपका निगेटिव चार्ज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऋण आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋण आवेश कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धन आवेश, ऋण आवेश, ये दो प्रकार के हमारे पास आवेश होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास दो चीजें और हैं, यहाँ पे सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ये क्या होते हैं, सजातीय आवेश का मतलब ये कि सेम, एक ही जैसे यहाँ पे प्लस प्लस अगर आपको मिल जाए तो ये क्या है, सजातीय आवेश हैं। जैसे माइनस माइनस मिल जाए तो ये क्या है, आपके सजातीय आवेश हैं। ये सब क्या है, आपके सजातीय आवेश। लेकिन विजातीय आवेश में क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, जैसे प्लस माइनस डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के, जैसे आपको माइनस प्लस मिल जाए तो ये सारे क्या हैं, ये आपके विजातीय आवेश में आ जाते हैं। और सजातीय आवेश में क्या आते हैं, आपके माइनस माइनस। जैसे सजातीय आवेश में क्या आएंगे, आपके सेम एक जैसे सजातीय आवेश में सिर्फ लड़का लड़का और मतलब लड़की लड़की ही सिर्फ आएंगी, यानी या तो लड़का लड़का दो ठो आए या तो लड़की लड़की आए, ठीक है। लेकिन विजातीय आवेश में क्या होगा, एक लड़का आएगा एक लड़की आएगी, एक लड़की आएगी एक लड़का आएगा, यानी कि दो अलग अलग तरीके के आएंगे। तो वो आपकी विजातीय आवेश, विजातीय आवेश में आप आएंगे आपकी बंदी आएगी, ठीक है। ध्यान से समझना, आप आएंगे आपकी बंदी आएगी या फिर आपका बंदा आएगा, ठीक है। सजातीय आवेश में क्या होगा, आप और आपके दोस्त, यानी कि लड़का है तो लड़के का दोस्त आएगा, लड़की है तो लड़के का दोस्त आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यानी कि एक जैसे रहेंगे तो वो आपके सजातीय आवेश हो जाएंगे, अलग अलग तरीके के रहेंगे तो आपके विजातीय आवेश हो जाएंगे। फिलहाल इस पे इतना ज्यादा टाइम देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नोट, यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे, मेरे साथ हेडिंग डालिएगा। यहाँ पे आप नोट हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या हैं, यहाँ पे देखिए आप हैं, आपका फ्रेंड है, यानी कि आप एक लड़के हैं, आपका फ्रेंड लड़का है, कभी आप उससे प्यार करेंगे क्या, आप तो उससे दूर भागेंगे ना, ठीक है। तो लेकिन तो यहीं पे ये बात ये कह रहा है कि जब सेम प्रकार यानी कि एक जैसे आवेश होते हैं, जैसे धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये चीज आप पहले से सीख कर आए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये चीज आप लिख लीजिएगा। जैसे आप हैं आपकी बंदी है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित का मतलब ये है कि एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो कभी आप लड़के लड़के से अट्रैक्ट हुए हैं क्या, तो अगर होते होंगे तो वो दूसरा केस हो जाएगा, ठीक है। अगर लड़के लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो दूसरा केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली क्या होता है कि लड़का लड़की से अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के से अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लड़का ये लड़की एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यानी कि जब आपके डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सेम टाइप के चार्जेस होंगे यानी कि समान प्रकार के आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। ये क्लियर रखना कि जब प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी एक दूसरे से भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन प्लस माइनस मिल जाएगा, दोनों आके चिपक जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, आके चिपक जाएंगे। और माइनस प्लस होगा तो वो भी
वही करेगा आपका कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। थोड़ा एग्जाम्पल मेरा थोड़ा टेढ़ा होगा, तो अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। यहाँ पे आपके देखिए विद्युत आवेश के कुछ मूलभूत गुण हैं, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कुछ यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे विद्युत आवेश के निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 गुण हैं। देखिए आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, देखिए मैंने आपको बता दिया कब आपका आकर्षण करेगा, यानी कि आकर्षित कब करेगा एक दूसरे को, और प्रतिकर्षित कब करेगा एक दूसरे को, ये बता दिया। अभी फिलहाल इस पे एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि बता दिया एक बार तो अब नहीं बताऊंगा। अभी एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे। देखो पहला है आपका आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दूसरा है आपका विद्युत आवेशों के योग्यता। ठीक है, क्या विद्युत आवेशों की योग्यता, और तीसरा है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल अब 12th में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 9th में पढ़ते आ रहे हैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, और चौथा है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण। तो पहला यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पे जो पहला गुण है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, इसको ध्यान से समझो। वहां नहीं समझ में आया तो यहाँ ध्यान से समझो। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण मैंने आपको क्या बताया, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि लड़का लड़के से क्या होगा, दूर भागेगा, लड़की लड़की से क्या होगी, दूर भागेगी। लेकिन यहाँ पे तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लड़की लड़के से आकर्षित, यानी कि लड़की लड़के से आकर्षित होगी, लड़का लड़की से आकर्षित होगा। इस तरीके से होगा, यानी कि जब आपके समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। जब आपके विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे आपका प्लस प्लस है तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच आपका प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ध्यान से समझना, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जब आपका यहाँ पे अगर आपके पास प्लस और माइनस होगा तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित बहुत जोर से खींचेंगे। ठीक है, बहुत जोर से इसको खींचेंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्या करेंगे, जाके सट जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिकर्षण और आकर्षण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपका प्रतिकर्षित करेगा। अगर आपके पास यहाँ पे 2 बॉल हैं, ठीक है, 2 बॉल हैं, एक पे प्लस है एक पे भी प्लस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, कभी ये दोनों सट नहीं सकते। लेकिन एक बॉल पे आपका माइनस चार्ज हो गया, एक बॉल पे आपका प्लस चार्ज हो गया, तो ये क्या करेंगे, सट से आके तुरंत क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे आके। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी आपका विद्युत आवेशों का योग्यता। ठीक है, विद्युत आवेशों की योग्यता। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए आपका पढ़ेंगे विद्युत आवेशों की योग्यता। यहाँ पे दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है, तो देखिए इस प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जब आपके पास कोई सिस्टम, ध्यान से समझिए, सिस्टम का मतलब ये, जैसे कि आपके पास एक डिब्बा है, ध्यान से समझिएगा, एक आपके पास डिब्बा है तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, यानी कि एक निकाय हो गया। तो इसमें यही कह रहा है, जब आपके पास एक निकाय में ढेर सारे चार्जेस होते हैं, यानी कि ढेर सारे आवेश, इस पे ढेर सारे क्या कर दीजिए, आवेश 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 पूरा भर दीजिए। तो ये कह रहा है जब जिसपे एक निकाय पर जब ढेर सारे आवेश होते हैं तो उनका बीजगणितीय योग एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उनका मतलब बीजगणितीय योग उन पर लगने वाले आवेश के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन पहले पढ़ लीजिए, अभी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। डिफिनेशन आप साथ में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, तो किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, आपके पास एक डब्बा है, एक डब्बे पे बहुत ढेर सारा आवेश है। ठीक है, तो बहुत ढेर सारा आवेश है तो उन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यही कह रहा है, उन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, उसका टोटल करने पर आपके पास वो क्या होगा, एक बीजगणितीय योग के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है, यानी कि एक सिस्टम है, n क्या है, n आपके कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि बहुत ढेर सारे कणों से, ढेर सारे को हम लोग क्या कह दिए, n, तो बहुत ढेर सारे कणों से यानी कि n अवयवों से मिलकर बना है, जिस पर आवेश क्रमशः यहाँ पे आपके आवेश q प्लस q1 प्लस q2 माइनस q3 माइनस 4 इसी तरीके से प्लस qn हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर लगने वाला कुल आवेश, तो यहाँ पे हम लोग कुल आवेश को हम लोग कह देंगे q
पूरे टोटल आवेश को हम लोग कह देंगे Q, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके बीजगणितीय योग के बराबर आएगा, यानी कि सारे को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। सारे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस, और ये इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। अभी माइनस है तो माइनस हो जाएगा वो बाद में। और यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से प्लस डॉट डॉट करते हुए हम सारे को जोड़ लेंगे क्यू एन तक। एन का मतलब ये है कि बहुत देर तक, मतलब बहुत आगे तक, इन्फानाइट तक, कुछ पता नहीं है, ठीक है, एन तक मतलब। तो अब देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और माइनस Q4 और डॉट डॉट करते हुए आपके पास प्लस Qn तक। तो यही आपका कह रहा है कि जब आपके पास एक निकाय पर ढेर सारे आवेश हों तो उनका सदिश बीजगणितीय योग एक दूसरे के क्या होता है, बीजगणितीय योग एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप कि सबको। देखिए आपके पास एक निकाय है, उस पर ढेर सारे आवेश हैं, उनको क्या कीजिए, आप एक साथ जोड़ लीजिए। तो यही आपका कह रहा है बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब यहाँ से आप एरो बनाकर इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण की, और दूसरी प्रॉपर्टी ये आपको मैंने बताई। और तीसरा जो आप पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलो पढ़ लेते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये क्या होता है। तो देखो बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत ही इजी है। यहाँ पे हेडिंग अब आप हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में, फटाफट से हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे आप आवेश संरक्षण का सिद्धांत, बहुत ही इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं 9 से तो नहीं कह सकता, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 5-7 क्लास से, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें कहा जाता है आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि आवेश को हम लोग बना भी नहीं सकते, उसको तोड़ फोड़ के बिगाड़ भी नहीं, मतलब एकदम अच्छी तरह हम उसको खत्म भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़ क्या होती है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती, सिर्फ क्या होता है, उसका रूप बदलता रहता है। या देखो जैसे आप क्या करेंगे, लकड़ी जलाएंगे, लकड़ी को आपने जलाया तो वो जल के क्या हो गई, राख में बदल गई। अब राख क्या हुई, राख गई मिट्टी में और उससे क्या हो गया, फसल उग गया। यानी कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इसमें कोई भी चीज खत्म नहीं हो रही है, खाली एक एक चीज में यूज होते जा रही है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो किसी भी चीज को हम लोग खत्म कर सके, ठीक है। ना तो हम किसी भी चीज को बना सकते हैं, ना ही किसी चीज को खत्म कर सकते हैं। पहले से जो हमारे पास नेचर में है वो है, अब हम अलग से कोई चीज बना नहीं सकते। जैसे आपके पास, अब आप कहेंगे कि जैसे मैंने मिट्टी से क्या किया, एक गुल्लक बना लिया, ठीक है। तो आपने गुल्लक बनाया, मिट्टी नहीं बनाया। मिट्टी क्या है, आपके पास नेचर में है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप गुल्लक को फोड़ के एकदम पूरी तरीके से खत्म भी नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, गुल्लक को फोड़ेंगे, मिट्टी में बन जाएगा, मिट्टी में बन के फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, खाली तोड़ फोड़ रहे हैं, यहाँ से वहां कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से ना तो बना सकते हैं, ना तो पूरी तरीके से हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में खाली उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा कि आप कभी कोई भी चीज बना नहीं सकते और पूरी तरीके से कोई भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते। जो चीज आपके पास नेचर में है वो रहेगी, कभी उसको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मिट्टी लिया, मिट्टी से घर बना लिया, मिट्टी लिया, मिट्टी से गुल्लक बना दिया, इस तरीके का प्रोसेस आपका चलता रहेगा। आप मिट्टी को कभी खत्म नहीं कर सकते या फिर मिट्टी को और बना नहीं सकते। आप जरा बताइए कि मिट्टी है आपके पास, इतनी बड़ी जमीन है, अब इसमें मिट्टी आप और बना सकते हैं क्या? आप अपने से मिट्टी कभी बना नहीं सकते, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो नेचर में है आपके पास, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, ना ही उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही, ये जो चीज, इतनी चीज है आपके पास, इसी में आप क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में खाली बदला बदली करते रहेंगे। मिट्टी से ईटा बना लेंगे, कभी मिट्टी से गुल्लक बना लेंगे, यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे
रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, अब जो चौथा आपका प्रॉपर्टी यानी कि चौथा गुण है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेशों का क्या क्वांटीकरण, इसमें हम क्या करेंगे तो देखो इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि किसी सिस्टम पे आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास एक बॉल है, 2 बॉल है, 3 बॉल है, 4 बॉल है, इस पे आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे दे दिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन पे दे दिया, इसको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आवेश दे दिया, इसको 4 इलेक्ट्रॉन आवेश दे दिया। तो यही कह रहा है कि हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को जब हम लोग आवेश देते हैं तो उसको पूर्ण गुणज के रूप में देते हैं। यानी कि या तो 1 में देंगे, 2 में देंगे, 3 में देंगे, इस तरीके से देंगे। अगर आपसे मैं आपको कह दूं ये आपके पास बॉल है, आप इसको 2.3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आवेश दे दीजिए, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि आप प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान, मतलब निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। यानी कि पूर्ण गुणज का मतलब ये कि या तो 1 या तो 2 या तो 3 4 5 ये सब हो सकता है। पॉइंट में आप कभी भी नहीं जा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूर्ण गुणज का मतलब ये कि 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, आपके फिक्स्ड नंबर हैं, ये सब क्या है, आपके फिक्स्ड नंबर हैं। लेकिन 2 पॉइंट ये सब क्या हो जाते हैं, हाफ, यहाँ पे इसका कोई बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, जो फिक्स्ड नंबर है जैसे 1 2 3, तो यही कह रहा है कि किसी भी, यहाँ पे आपका बोल रहा है प्रकृति में आवेश सदैव, यानी कि प्रकृति में जो जितने भी आवेश हैं, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसे हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि आवेश आपके पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में। इतना ही चीज आपको पढ़नी थी। अब देखिए, अब हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक कह लीजिए, नियम कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये है कि चैप्टर की पूरी जान है, पूरी चैप्टर की जान अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम बड़ा परेशान करके रखा होगा ना। चलो अब इसको मैं खत्म कर देता हूं। इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपका कूलाम का नियम आपको कभी भी डाउट नहीं रह जाने वाला है। ठीक है, तो कूलाम का नियम अच्छी तरीके से बताऊंगा। चलो देखते हैं उसको, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर की जान, जो कि पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा बहुत बार टीचरों से, या फिर आप सर्च करे होंगे यूट्यूब पे, तो आप बहुत परेशान हो गए होंगे, कूलाम का नियम आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सारी चीजें बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको कूलाम के नियम से। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाने वाला है। ठीक है, तो कूलाम का नियम पूरे चैप्टर की जान है। अब आपका चैप्टर असली यहीं से शुरू होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बेसिक आपको नॉलेज बताई, जो कि आपके पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो वो सब क्या था, आपका बेसिक नॉलेज थी। अभी चैप्टर, असली चैप्टर आपका यहीं से शुरू होता है। कूलाम का नियम आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला निकालेंगे, फिर फॉर्मूले के बाद फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला आया, सारी चीजें करेंगे। फिलहाल पहले कूलाम का नियम पढ़ लेते हैं। भैया कूलाम बहुत परेशान करके रखे हैं कई दिन से। ठीक है, तो देखो कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने, आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने एक बॉल रखी, ध्यान से समझना, ये एक आपने क्या की, एक बॉल रखी। इस बॉल को आपने क्या किया, आपने इस पे आवेश दे दिया, इस पे आवेश दिया आपने Q1। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस पे आपने आवेश क्या दे दिया, Q1। अब इससे कुछ दूरी पर, यहाँ पर कुछ दूरी पर, यहाँ पे डिस्टेंस रखा, कुछ दूरी पर एक बॉल और रख दिया। ध्यान से समझना, एक बॉल और रख दिया, इसका नाम दे दिया Q2, इस पे आवेश रख दिया Q2, इस पे आपने आवेश दे दिया, इस पे आपका भाई बैठ गया, आपका चिंटुआ बैठ गया, ये आपका इस पे क्या हुआ, मिंटुआ बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, इसके बीच की दूरी, चिंटुआ और मिंटुआ के बीच की दूरी कुछ होगी। अब चिंटुआ और मिंटुआ के बीच की दूरी हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या किए, R मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए,
आर मान लिए। चिंटू और मिंटुआ के बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। अब ध्यान से समझना, देखो क्या कह रहा है, अब डिफिनेशन समझो। दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश चिंटुआ और मिंटुआ, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण कब लगेगा, प्रतिकर्षण कब लगेगा, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, इस पर लगने वाले बल के क्या होगा, इस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, या तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर। अगर चिंटू और मिंटुआ के बीच झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और चिंटू और मिंटुआ में बहुत प्यार बढ़ गया है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से आके कहेंगे आओ भैया गले मिल लो, हमसे गले मिल लो, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे आपका कह रहा है आवेशों के मात्राओं, इसका इसका क्या कीजिए, आप गुणा कीजिए तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, इस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, तथा आवेशों की बीच की दूरी, आवेशों इस पे और इस चिंटू और मिंटुआ के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, तथा यहाँ पे देखिए कह रहा है तथा चिंटुआ और मिंटुआ के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो 2 पॉइंट में लिखूंगा मैं। पहला कह रहा है कि इस पर लगने वाले, यहाँ पे देखो यहाँ इस पे कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि मात्राएं यहाँ पे है Q1 और Q2, चिंटुआ और मिंटुआ, इस पर लगने वाले क्या, इस पर लगने वाले बल के क्या, इस पर लगने वाले बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब इस तरीके का, ठीक है। तो इसको आप कर लो बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या कर लिया, समीकरण नंबर 1। अब तथा के बाद से देखो, तथा के बाद से यहाँ पे है उन आवेशों की बीच की दूरी, उन आवेशों की बीच की दूरी है आर के वर्ग, आर का क्या करना है, वर्ग करना है। तो उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कुछ इस तरीके से आर, अब आर का क्या करना है, वर्ग करना है, यानी कि आर स्क्वायर। व्युत्क्रमानु मतलब उस पर लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको बेटा बना लेना समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 बात कही, उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच की दूरी है आर, उनके वर्ग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या निकलेगा, अब देखो यहाँ से देखो, ये यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पे एफ एफ क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम लोग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा Q1 Q2 और यहाँ पे देखिए ये अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म में बन गया। अब देखो यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनल का साइन, यानी कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का जो साइन है, इसको हटाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, देखो जब भी हम मतलब साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा के एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट का नाम दिया K और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या है, Q1 है चिंटुआ, Q2 है मिंटुआ और आर स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब K है, अब K क्या है, यहाँ पे देखो ये है आपका कूलाम के नियम का फॉर्मूला। ये क्या है, कूलाम के नियम का फॉर्मूला, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो K लिखे हो बेटा, इसको कहते हैं कूलाम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, K इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका मान याद रखना, पूछा जा सकता है कभी भी, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल बेटा जब सॉल्व कर लोगे ना तो उसमें आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये आपका क्या होगा, कूलाम के नियम के लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर हम इसको और भी अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ये K है, अगर आपका यहाँ पे देखिए अगर आवेश, यानी कि जो आपने आवेश लिया है चिंटुआ और मिंटुआ, अगर चिंटुआ और मिंटुआ निर्वात या वायु में स्थित हो, तो देखो अगर निर्वात या वायु में स्थित है तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या है, K इक्वल टू जो ये नियतांक है, इसका मान बदल जाएगा। इसके K की जगह पे हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पे अगर निर्वात या वायु में स्थित रहेगा आपका चिंटू और मिंटुआ, तो यहाँ पे K का मान आप लिखेंगे K इक्वल टू 1/4πε0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले पे ये फॉर्मूला निकाले थे
के का वैल्यू रख दो तो देखो क्या फॉर्म बनेगा, एफ इक्वल टू यहाँ पे के प्लेस पे ये रख दो तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको आप साइलेंट जीरो भी कह सकते हो, जीरो का मतलब यहाँ पे जो छोटा सा जीरो लग गया इसको आप नॉट भी कह सकते हो चाहे जीरो भी कह सकते हो, ठीक है। तो Q1 Q2, Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगा। अभी इसमें देखो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो Q1 क्या है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ। F क्या है, F है आपका बल, ठीक है। F क्या है, बल है आपका। और Q1 क्या है, पहला चार्ज। Q1 क्या है, पहला चार्ज, पहला आवेश कह लेंगे, ठीक है, पहला आवेश। और Q2 क्या है आपका, Q2 है आपका, देखिए सारे टर्म लिखते जाइएगा, ये फॉर्मूला आपका, यही आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है, यही आपका मेन फॉर्मूला है। जब भी आपका कूलाम का नियम आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चिंटुआ इंटू मिंटुआ अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये दो बच्चे हैं जिनका नाम चिंटू और मिंटू मैंने रख के एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, उनके बीच की दूरी का वर्ग यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, इसके प्लेस पे आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू मैंने आपको बताई, के जगह पे जब आप ये रखे तो इसके जगह पे आप रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये आप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R क्या है, R है इनके बीच की दूरी, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की यहाँ पे ये दूरी है, ठीक है। क्या है, R इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। फिगर बना लेना, फिगर की मदद से समझ में आ जाएगा। और ये भैया जो बैठे हैं एप्सिलॉन नॉट, इस पे जरा बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका निर्वात में विद्युतशीलता, ये क्या है आपका निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब आप समझ गए होंगे। अब एप्सिलॉन नॉट का आपके पास वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का आपके पास मान होता है, इसको आप लिख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट का मान। अभी मैं आपको इसको सिद्ध भी करके दिखाऊंगा कि इसको प्रूव करूंगा किस तरीके से आता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आप मान याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट का। अभी मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका निर्वात में विद्युतशीलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको एप्सिलॉन नॉट को आप कोई पूछेगा तो आप बताओगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे देखो ये फिगर जो मैंने आपको बताया इसको आप याद रखोगे। Q1 पहला चार्ज, पहला आवेश, और Q2 क्या है, दूसरा आवेश, ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट पे। आई होप कि कूलाम का नियम आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा ये फॉर्मूला जरूर से याद रखना, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। जितने अच्छी तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, याद कर सकते हो, कर लो। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को जितनी अच्छी तरीके से हो सके याद कर लेना, ठीक है। कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या बताता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम का नियम। जब भी आपका दो आवेश रहेगा तो उनके बीच बल कितना लगेगा, इसको हम लोग किससे निकालेंगे, कूलाम के नियम से, ठीक है। तो इन पर कितना बल लगेगा, तो इसको हम लोग किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से निकालते हैं। फिलहाल अब बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट पे। अब सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसको इसकी वैल्यू किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका मात्रक देखेंगे और सारी चीजें हम लोग, इसका वीमा भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आपके जेईई मेंस 2013 में पूछा गया था एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ पे आपसे वीमा पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है। तो स्टूडेंट अब आप हेडिंग डालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और विमा, यानी कि वैल्यू, यूनिट, डायमेंशन, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को पढ़ लेते हैं। इसके देखिए वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मैंने आपको बताया, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मैंने आपका इसका मान बताया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मैंने मात्रक आपको बताया कूलाम, यहाँ पे मैंने बताया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू आपकी आई कहाँ से, ठीक है, कि ये वैल्यू आपकी आई कहाँ से। देखो मैंने आपको कूलाम कांस्टेंट यहाँ पे जो के बताया था, के का मान मैंने आपको क्या बताया था, के का मान मैंने आपको, अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको जस्ट बताया अभी कूलाम का नियम में, तो मैंने आपको बताया था के का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको इसका मान बताया, ठीक है, इसका यूनिट बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर आपका आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो के इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जब के का मान इतना है तो के बराबर जब इतना होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9। तो इसी से हम लोग, चलिए इसी से जो हम ये आपका मान आया, इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट की, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मैंने आपको वैल्यू बताया 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इतना वैल्यू मैंने आपको बताया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 10⁹ से, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ बाहर निकालो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो बाकी का जो टर्म क्या होगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 1 के बट्टे में आ जाएगा आपका 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 पाई 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। अब हम जानते हैं पाई का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है हमारे पास 3.14 होता है, ठीक है, पाई का मान आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 1/4 पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 9 इंटू यहाँ पे 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे, फिर 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 1 इसको देखिए मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आएगा, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा यहाँ से 113.04 और यहाँ से इंटू ये हमारे पास पहले से था 9 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 9, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने किसका किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतना आया। अब इसको 1 से डिवाइड करिए और इसको ऊपर भेज दीजिए, देखिए 10 की पावर 9 है, जब ऊपर जाएगा तो ये जैसे ये इस तरीके से लिखा है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 9 -9, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ से देखो जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे इतने नंबर से तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.00846 आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारे पास देखो ये 3 0 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पॉइंट को इधर लगा देंगे 8.84, देखो यहाँ पे 84 लिख दिया और यहाँ पे ये 6, ठीक है, इतना हो गया इंटू 10⁻⁻9 पहले से है और ये 3 0 मिलके हमारे पास 10 की पावर -3 हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 3 0 था तो हमारे पास 10 की पावर -3 बन गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.8, अब देखो ये क्या है
8.8 के बाद ये 46 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 46 है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 46 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट, यानी कि ये किसके पास में दिख रहा है 5 के पास में दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 6 को हम लोग क्या करेंगे 5 मान लेंगे, तो क्योंकि ये क्या है किसके करीब है 5 के करीब है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है पॉइंट के बाद आ रहा है, देखो पॉइंट के बाद आ रहा है तो किसके करीब है 5 के सबसे ज्यादा करीब है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 5 मान लेंगे, इसको जो 4 6 था इसको हम लोगों ने 5 मान लिया। और यहाँ से देखो 10 की पावर, देखो जब आधार आधार सेम होती हैं तो आपकी घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे 10 और -9 -3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 की पावर -12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -12। अब अगर आप वैल्यू देखेंगे तो यही आपकी वैल्यू आ रखी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू देखिए, मैंने आपको बताया 8.85 × 10⁻12 कूलाम, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेरिवेशन के साथ मैंने इसको प्रूव भी करा दिया। यहाँ पे इसका यूनिट आप लिखना चाहें, इसका मात्रक यानी कि, तो अब यहाँ पे देखिए मात्रक मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मात्रक होता है। तो चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे मात्रक हेडिंग डाल के मात्रक आप इसका क्या लिखेंगे, इसका आप मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक कितना लिखेंगे आप कूलाम, इसका मात्रक लिखेंगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी वीमा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालेंगे कि वीमा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वीमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की बेटा वीमा होती है हमारे पास m-1 L-3 T4A2, ये किसकी वीमा होती है, ये एप्सिलॉन नॉट की वीमा होती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेईई मेंस किस में पूछा था, जेईई मेंस 2013 में, ठीक है, कितने में 2013 के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यही कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके वो पूछे जाते हैं, ठीक है, जो हाई लेवल का एग्जाम होता है उससे भी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का आप मान याद रखिएगा, इसका मैंने आपको डेरिवेशन करा के प्रूव भी बता दिया, प्रूव आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको आप अपने नोट्स में एक एक करते हुए सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। कहीं भी डाउट रह जाएगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर मुझे इस मतलब इस पॉइंट पे या इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया तो उसके रिगार्डिंग मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमें स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, ये बेसिक सा खाली इसमें बस इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, होता क्या है वैद्युत क्षेत्र, बस इतनी बात जानना। वैद्युत क्षेत्र में अभी अब आगे जितना भी हम लोग काम करेंगे वैद्युत क्षेत्र उसमें बहुत बार आएगा, ठीक है, तो जितना भी हम लोग काम करेंगे इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर करेंगे। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर दौड़ेंगे, चल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर चलेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र को अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन बहुत ही छोटी सी है, प्यारी सी है, अच्छी सी है। देखो वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका डिफिनेशन ये होता है किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो सपोज ये कि जैसे ये क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम क्या करें एक लड़का है, ठीक है, एक लड़के को हम क्या करें इसमें लेके जाएं तो क्या करेगा ये, जब तक ये देखिए डॉटेड लाइन से मैंने क्या दिखाया, एक सर्कल बनाया, एक गोला बनाया, ठीक है, तो इस गोले के जब तक ये बाहर रहेगा तब तक इसको क्या होगा वैद्युत क्षेत्र का अनुभव नहीं होगा, यानी कि इसको क्या करेगा अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये लाइन के टच होगा या फिर लाइन के बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, हो सकता है ये इसको आकर्षित कर ले या फिर इसको प्रतिकर्षित कर दे, ठीक है। तो इसका इस तरीके के गुण को, यानी कि इतना ये जो एरिया हुआ इस एरिया के अंदर अगर ये जाएगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी अदर एक्टिविटी होने लगेगी, यानी कि या तो ये उसको उठा के फेंक देगा या तो पकड़ के खींच लेगा, ठीक है। जैसे ये क्या है गोला इतनी दूर क्या है ये करंट, इसके अंदर क्या है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही ये इसको टच करेगा
तो हो सकता है कि करंट क्या करेगा, इसको या तो बहुत दूर फेंक देगा या तो क्या करेगा एकदम से सटा के चिपका लेगा। ठीक है, तो इस इतने दूर के एरिया को हम लोग क्या कह दिए, इस एरिया के जैसे ही आसपास या जैसे ही इस एरिया को ये टच करेगा तो इसको क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर, मतलब इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वर्क होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये कि जिसके अंदर मतलब किसी वस्तु को रखने पर उसके अंदर कुछ चार्ज उत्पन्न हो जाए, यानी कि कुछ आवेश उत्पन्न हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो, किसी आवेश का आवेश या आवेश का समूह, जैसे आवेश हो गया या आवेश का समूह, समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, देखो इसमें क्या है, ढेर सारे आवेश हैं ना, इसमें जैसे कोई अन्य आवेश है, जैसे यहाँ पे ढेर सारे लड़के हैं, इसमें दूसरा एक लड़का लेके जाओ, या तो ये क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे उठा के, कहेंगे हटाओ तुम हमारे कम्युनिटी के नहीं हो। ठीक है, या तो निकाल के बाहर फेंक देंगे, या तो अगर पसंद आ गया तो इसको बैठा लेंगे अंदर, प्यार से चाय पानी कराएंगे। तो जितने दूर में ये लड़के हैं, ये इतना एरिया क्या हो गया, ये इसका वैद्युत क्षेत्र कहला गया। ठीक है, इसी तरीके से ये डिफिनेशन मैंने लिख रखी है। आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखो इंग्लिश में भी हेडिंग डालते जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी को चूज़ करोगे तो इंग्लिश को हेडिंग में डालते जाना, कम से कम हेडिंग का पता तो रहेगा, नाम की आपको, मतलब आपने हिंदी में तो पढ़ा है लेकिन इंग्लिश में हेडिंग का नाम पता रहेगा, तो आप बीएससी जब करने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी मिलेगी। ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाली हेडिंग को भी साथ में डालते चलेंगे। यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, किसी आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वैद्युत बल अनुभव होता है, वैद्युत बल का अनुभव होता है या आभास होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। छोटी सी डिफिनेशन थी। अब अगला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हेडिंग डालेंगे इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है बच्चों, देखो जैसे ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई है। जैसे ये मतलब रियल में तो होता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ काल्पनिक, इसको हम लोग मान के ही सारे चीजें इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ मान कर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिफिनेशन पढ़ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र मैंने डॉटेड लाइन से ये क्या दिखाया, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसको मैंने क्या दिखाया, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र मैंने बनाया आपका, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैद्युत क्षेत्र बनाया है, तो यहाँ पे बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 बोलेंगे। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को F से बोलेंगे, लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको समझो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है, एक वस्तु रखा है, एक, जैसे यहाँ पे ये मैंने क्या किया, एक बॉल रख दिया। ठीक है, इस बॉल पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट लिया, इस पे मैंने क्या किया, एक आवेश रख दिया, इस आवेश का नाम मैंने दे दिया Q0। परीक्षण आवेश का मतलब समझते हैं, परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट चार्ज, जिसपे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं, उसका कोई काम नहीं होता, जबकि रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि उसका हम लोग यूज करके छोड़ देंगे, ऐसा चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो पहले तो देखो वैद्युत क्षेत्र में एक वस्तु ली, एक वस्तु पर क्या किया, एक पॉइंट लिया, पॉइंट पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा। अब इस वैद्युत क्षेत्र के मतलब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाले बल, इस पर लगने वाले बल को हम लोग F से दिखाएंगे। तो यही कह रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वस्तु पर लगने वाले, इस बिंदु पर लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डिफिनेशन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से दिखाते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E, यहाँ से E वेक्टर इक्वल टू, देखो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0। देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल
तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात, लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस बिंदु पर मैंने परीक्षण आवेश लिया, इस पर लगने वाले बल के अनुपात को, इसको क्या करेंगे, F/Q0 कर दिए, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, ये आपका कहला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है F/Q0। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इसे हम E वेक्टर से या E से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आप लिख लेंगे डिफिनेशन में, साथ ही साथ इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है इक्वल टू F/Q0। F क्या है, F यहाँ पे है आपका बल, यहाँ पर बिंदु पर लगने वाला बल, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट लिखे रहिए आप, जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, रिवीजन जब आप करेंगे। और यहाँ पे Q0 क्या है, Q0 है आपका परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं, परीक्षण आवेश। और E क्या है आपका, E है आपका बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे हमें बहुत सारी वो डेरिवेशन करने हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छी तरीके से समझे रहोगे तो डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसके मात्रक की बात करें, अगर मैं इसका मात्रक, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मूले के बगल में, मात्रक अगर इसका मैं आपको बताऊं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, इसको आप लिख लेंगे न्यूटन पर कूलाम। अब इसके वीमा की अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वीमा, देखिए मात्रक और वीमा जरूर याद रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके वीमा की बात करें अगर, तो इसका वीमा होता है ML/T-3 और A-1। ठीक है, तो ये आपकी इसकी वीमा होती है। इन दोनों चीज़ को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अभी जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। अब एक टॉपिक और है आपका, उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर अच्छे अच्छे जो 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेरिवेशन टाइप के, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये क्या होता है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे डेरिवेशन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर से आते हैं। चलो पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जो एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप सभी हेडिंग डाल सकते हैं अपनी नोट्स में। हेडिंग क्या डालेंगे आप, वैद्युत बल रेखाएं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरीके से फिगर की मदद से समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि इसके कुछ गुण हैं उसको पढ़ेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होने के बाद 1-2 डेरिवेशन है, उसके बाद आपका क्या बचा हुआ है, गॉस का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गॉस का प्रमेय कह लीजिए, गॉस का नियम कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार यही चीज़ पूछी जाती है। देखिए इस चैप्टर में 2 नियम है आपके, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला आपका कूलाम का नियम, दूसरा आपका क्या है, गॉस का प्रमेय। तो ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ वैद्युत बल रेखाएं, क्या क्या टॉपिक आगे पढ़ना है, सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलना बेटा, नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके की बन रही है। जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम एज इट इज़ आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी नोट्स बिल्कुल सही तरीके से बनेगी। हो सकती है मतलब मुझसे भी अच्छी राइटिंग हो आपकी, तो आप अच्छे से लिख लीजिए। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से लिखा हूँ उस तरीके की लिखावट की बात कर रहा हूँ। हेडिंग इंग्लिश टू हिंदी आपको दोनों डालनी है, सारी चीज़ें आपको जैसे मैंने लिखी हुई है उसी तरीके की डिफिनेशन आपको भी लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या चीज़ आ गई, नई चीज़ आ गई यार, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई। देखो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया धनावेश गति करता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि जब आपकी, ध्यान से देखना, आपके पास 2, यहाँ पे देखिए 2 बॉल आपके पास है,
दो बॉल हैं, ठीक है। एक का नाम आपने दे दिया, एक पे आपने क्या किया, एक का नाम दे दिया प्लस क्यू, एक का नाम आपने दे दिया माइनस क्यू। ये वाला माइनस क्यू, ये वाला प्लस क्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपके आवेश होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखो कैसे करेंगे, ये दोनों क्या, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इन लोग आपस में अट्रैक्ट कैसे करेंगे, इन लोगों को, आपस में इन लोग ऐसे इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। ये जो लाइनें गुजर रही हैं ना आपस में, ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगी, ये इसको इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगी। एरो दिखा देंगे हम लोग जिससे कि हम भूलें ना, ये इस तरीके से इसको अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाला निगेटिव को चाहे तो आप इस तरीके से भी एरो दिखा सकते हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगी। अब यहाँ से ये, यहाँ से डॉटेड लाइन से इस तरीके से दिखा दीजिए, इस तरीके से दिखा दीजिए, इस तरीके से ये मिलेंगी यहाँ पे जाके, ठीक है। ये जो लाइनें मैं दिखा रहा हूँ ये आगे आके क्या करेंगी, मिलेंगी। तो ये इस तरीके से दिखा दीजिए, इस तरीके से। और एरो बनाना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एरो बना देना जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो एरो कैसे बनाएंगे आप लोग, इसको एरो ऐसे बनाएंगे आप, ये रिसीव कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ, और यहाँ से ये निकल रहा है, जैसे ये यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से ये रिसीव कर रहा है और ये निकल रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं, जो ये लाइनें हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दो केसेस बताया था। यहाँ पे आप हैं, आपकी बंदी हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से लाइन बनाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट टाइप के चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए दो केसेस हैं आपके, जब आपके डिफरेंट टाइप के चार्जेस यानी कि अलग अलग प्रकार के आपके आवेश हों, और दूसरा केस है आपका जब आपके समान प्रकार के आवेश यानी कि सेम टाइप के आपके चार्जेस हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक आपने बॉल एक और लिया, एक बॉल ये लिया, ठीक है। इस पे आपने क्या किया, सेम टाइप के, यहाँ पे आपने इस पे भी प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। या फिर माइनस क्यू चार्ज दे दिया, माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तब पर भी आपका वही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे भैया, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल का मतलब ये है कि प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे इस तरीके से। वो कहेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और वो कहेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ये दोनों क्या करेंगे, इस तरीके से केकड़े के शेप में बन जाएंगे। इस तरीके से देखिए एक दूसरे से क्या होंगे, ये दोनों, ये देखिए इस तरीके से जुड़े हैं ना, तो एक दूसरे से क्या होंगे, ये दूर भागेंगे, ये कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे। इसका रीज़न क्या है, अभी मैं आपको जब इसका गुण बताऊंगा प्रॉपर्टी की, ऐसा होता क्या है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं और डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब रीज़न क्या है, अभी मैं आपको जब इसके प्रॉपर्टी, यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है मैंने, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको करेक्ट रीज़न बता दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। ये उधर भागेगा, वो उधर भागेगा, कभी दोनों क्या करेंगे, कभी दोनों मिलना नहीं चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे टसने इसका चलता रहेगा इन लोग का, कि ये कहेगा कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और वो कहेगा मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे। तो ये कौन सा केस है, ये आपका केस है प्रतिकर्षण वाला, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रतिकर्षण वाला, ठीक है। आपका ये क्या है, प्रतिकर्षण वाला। और ये वाला आपका क्या है, आकर्षण वाला, आकर्षण वाला, ठीक है। ये क्या है आपका, आकर्षण वाला है, और वो वाला आपका क्या है, प्रतिकर्षण वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में आपको बता दूं तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों मतलब आपके डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट की स्पेलिंग ATTRACT, अट्रैक्ट, ठीक है। और रिपल की, इसको हम लोग कहेंगे रिपल, यानी कि ये क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपल कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ये जो लाइनें आपस में होके गुजर रही हैं, इन लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका कोई खास जरूरी नहीं है, डेरिवेशन वेरिवेशन में कभी आपका इस पे पूछा नहीं जाता, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, इसको समझ लेना। देखो आपके चैप्टर में दिया गया था, तो कोई भी टॉपिक मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ,
हूँ, भले वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है उससे नहीं मतलब है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है उस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे बच्चों, सारे ही टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कब आपका प्रतिकर्षित करेगा, कब आकर्षित करेगा, अब क्यों करता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, हम बताएंगे। देखो डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, डिफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी है। डिफिनेशन किसकी बताई है मैंने, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिफिनेशन बताई है क्या मैंने, तो डिफिनेशन मैंने बताई है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में ये सब क्या हो रहा है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे मैं माफ कीजिएगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं दिखाया, तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं आपके, ये सारे प्रोसेस क्या हो रहे हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र इसीलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि जितना भी प्रोसेस होगा आपका वैद्युत क्षेत्र में ही होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके वैद्युत क्षेत्र हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र में ये दोनों पॉइंट मैंने रखा, ध्यान से अब समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र में मैंने दो चार्जेस रखा, जब डिफरेंट टाइप कराएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आप है आपकी बंदी है, एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में आप हैं आपका दुश्मन है, यानी कि दोनों आप हैं, आप एक लड़के हैं, आपका दोस्त एक लड़का है, ठीक है, तो आप दोनों में झगड़ा हुआ है तो आप कभी दोनों मिलना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो यही आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको क्या करना है, जब आपके सेम टाइप के चार्ज लड़का लड़का रहेंगे तो कभी भी आपके अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहेंगे, लेकिन लड़का लड़की होंगे तो ज़रूर से मिलना चाहेंगे, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये जो लाइनें होकर गुजर रही हैं इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो इसको इसी तरीके से लाइन से दिखा दिया, ये जो लाइनें निकल रही हैं इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो ये लाइनें निकल रही हैं इन्हीं से निकल रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि यहाँ पे इसके कुछ गुण हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, 2-3 पढ़ लेंगे, बहुत है इनफ है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिलेबस में दे रखा है, इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, हेडिंग डालना मेरे साथ, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखो पहला नंबर 1 डालेंगे आप, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कभी एक दूसरे को काट रही है क्या, वो अपना अलग चल रहा है, वो अपना अलग चल रहा है, ये अपना चल रहा है, वो अपना चल रहा है, यानी कि कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इस तरीके से ऐसे मिलेंगी नहीं, यानी कि एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। पहला पॉइंट तो आप ये लिख दिए। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, ये रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ना, जो इनकी लंबाई है ये अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, यही कारण है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। क्या रीज़न है कि ये अपनी दिशा में क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, तो यही रीज़न है कि विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो लाइनें हैं अपनी लंबाई में क्या करना चाहती हैं, सिकुड़ कर छोटा होना चाहती हैं, तो यही रीज़न है कि डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर दिशा को बताती है, यानी कि अगर आप इस पे कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो क्या उसके दिखाएगी, वो आपकी बिंदु की मतलब आपकी वो क्या दिखाएगी, दिशा को दिखाएगी। अगर आप इस पे कोई स्पर्शी खींच देंगे, स्पर्श रेखा, जैसे मैंने ये बताया, जैसे ये टायर है, ये आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे ये टायर है तो अगर आप इस पे कोई स्पर्शी खींच दीजिए, जैसे आप इस पे इस तरीके से स्पर्शी खींच दीजिए, तो ये इसका क्या बता रहा है, स्पर्शी का मतलब ये एक लाइन खींचिए, एक एरो बनाइए जो उसको स्पर्श करते हुए यानी कि उसको टच करते हुए जाए, तो वो क्या होगी, उसकी दिशा को बताएगी, वो क्या होगी, उसकी दिशा को बताएगी। यानी कि ये टायर क्या हो रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप स्पर्शी किस तरीके से खींचते हैं, कोई भी चीज़ है उससे टच करा के ले जाइए एक एरो बनाकर, तो वो क्या बताएगी, उसकी दिशा को बताएगी कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे इसकी दिशा बताऊं तो ये यहाँ पे आगे चल रहा है तो इसका डायरेक्शन आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्शी का मतलब यही होता है। तो अब देखिए ये छोटी सी डेफिनेशन थी, इसकी प्रॉपर्टी बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है इसको मैंने आपको बता दिया।
अब हम लोग पढ़ेंगे एक डेरिवेशन, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है जो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी से हम लोग एक डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बता दी है, कैसे मतलब किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली करते क्या है, देखिए छोटा सा डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस पे एक पॉइंट लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पे हम लोग एक आवेश रख देते हैं, ठीक है। पॉइंट पे हम लोग कोई एक आवेश रख देते हैं। चलिए हम लोगों ने इस पे प्लस क्यू आवेश रख दिया, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश रखने के बाद हम क्या किए, इससे कुछ दूरी पर, ध्यान से सुनिएगा, इस आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु लिया। इस बिंदु का नाम हम लोगों ने रख दिया P। इस बिंदु का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, P। और इस बिंदु मतलब इस बिंदु P पर हमने एक आवेश रख दिया। इस आवेश का नाम हम लोग रख देंगे Q0, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक धन परीक्षण आवेश ले रहे हैं। परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या कर लेंगे, R मीटर ले लेंगे। यहाँ प्लस Q आवेश से Q0 तक की दूरी क्या किया हम लोगों ने, R मीटर ले ली, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा इसका फिगर हो गया। छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा इजी सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो हमने देखिए कूलाम का नियम पढ़ रखा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। देखिए कूलाम के नियमानुसार हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने बताया क्या था कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को कूलाम ने बताया था किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था, F इक्वल टू, मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला चार्ज यानी कि पहला आवेश और दूसरा आवेश यानी कि Q0 अपॉन क्या होता है, दूरी का वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया था, कूलाम का नियम आपको बता रखा था, ठीक है। कूलाम के नियम से हम लोगों ने क्या किया, पहला आवेश और दूसरे आवेश का मल्टीप्लाई किया और इसके बीच की दूरी का क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या, इस डेरिवेशन में सिंपली करना ये कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, इसी चीज को हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा हेडिंग वाइज सारी चीजें लिखते जाना, जिस तरीके से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ सारी चीजें एक एक करते हुए लिखते जाना। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या हो जाएगी, मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताया था, E इक्वल टू मैंने बताया था F अपॉन क्या बताया था, Q0 बताया था। क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला मैंने ये बता रखा था। तो बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार हम लोगों ने F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये F की वैल्यू निकाली है। तो इस वाला जो ये हम लोगों का विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला F की वैल्यू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, F की पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू देखो क्या आएगा हमारा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये हम लोगों ने F की वैल्यू रखी और अपॉन में हमारे पास Q0, ठीक है। क्या है, अपॉन में Q0। तो देखो बच्चों Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या आएगा, E इक्वल टू हमारे पास आएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग आप 2-3 लाइन यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप कॉपी भरने के लिए लिख भी सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक बिंदु लिया, इस बिंदु का नाम O रख देते हैं। हम लोग यहाँ पे आप लिखेंगे, माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है तथा इससे R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतनी लाइनें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जितना मैंने बोल दिया आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं। तो फिलहाल ये डेरिवेशन का हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस डेरिवेशन में सिर्फ इतना ही करना था, छोटा सा डेरिवेशन है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ।
स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये नई चीज क्या रखी है इसको समझना जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही छोटा सा चीज है, इसको समझ लेना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताऊंगा आपको। ये दो चीज पढ़े रहोगे तो अभी डेरिवेशन करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी डिफिनेशन क्या है। यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ठीक है। डाइपोल का मतलब आप समझते हो, जिसके दो कोने हो। जैसे ये क्या है, ये एक पेंसिल है, मान लीजिए एक पेंसिल है, तो इसके क्या है, दो कोने हैं। इसके क्या हैं, दो कोने। एक देखिए ये है और एक ये है। तो ये क्या हुआ, ये अगर खोखला है अंदर से, मतलब इसके जिसके दो कोने हो, और ये कह रहा है एक पर आवेश, मतलब दोनों पे क्या हो, आवेश हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो ध्रुव हो। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत का मतलब ये उसमें करंट भी हो, और द्विध्रुव का मतलब ये जिसके दो ध्रुव हो, यानी कि दो शीर्ष हो। जैसे ये और एक ये दोनों कोना है, तो ये क्या हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये कि जिसके दो क्या हो, शीर्ष हो। जैसे इस पे एक माइनस चार्ज हो और एक पे क्या हो, प्लस चार्ज हो, विपरीत प्रकार के। जैसे यहाँ पे बोल रहा है यह एक ऐसा निकाय है, ध्यान से सुनिएगा, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर रहेंगे परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, सेम नहीं हो सकते, प्लस प्लस नहीं हो सकते, माइनस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, यानी कि बहुत ही छोटे, बहुत ही कम दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर को बना लीजिएगा, आप हो सकता है इससे भी अच्छे बना लें। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो फिलहाल आप इस तरीके का यहाँ पे बना लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो यहाँ पे ये स्केच है, इसकी मदद से मैंने आपको बता दिया। जिसके दो शीर्ष हो उसको क्या कहते हैं, वैद्युत, मतलब उसको द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यानी कि उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। चार्ज का मतलब कोई आवेश हो अगर द्विध्रुव पे, तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन थी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका देखो फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला आपका डेरिवेशन में यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो हेडिंग आप डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डिफिनेशन और जरा समझो। तो इसकी डिफिनेशन को जरा समझना, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको अब मैं आपको फिगर की मदद से जरा बताऊं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या, जिसके दो क्या हो, शीर्ष हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव एक बनाकर भी दिखा देता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पे ये दोनों इसके शीर्ष बना देता हूं मैं। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव मैं एक बना देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्या किया, द्विध्रुव बना दिया, यानी कि जिसके क्या हो, दो शीर्ष हो। इस पे आपका प्लस क्यू आवेश रखा है और इस पे आपका माइनस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई एक वस्तु रख दीजिए, इसके बीच में कोई एक वस्तु रख दीजिए, और वस्तु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी क्या है, एल है। ध्यान से समझना, वस्तु से, इस वस्तु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी क्या है, एल है, और इस वस्तु से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी भी क्या है, एल है। ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी एल है और वहां से वहां तक की भी दूरी एल है। तो पूरे रॉड जो पूरा मतलब द्विध्रुव है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। यानी कि पूरे रॉड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। जरा ध्यान से समझना, पूरे रॉड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अब डिफिनेशन को जरा समझो। किसी एक आवेश, यानी कि या तो प्लस आवेश ले लो या तो माइनस आवेश ले लो, यही कह रहा है। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश, या तो दोनों आवेश ले लो या तो एक आवेश ले लो, के बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको फॉर्मूले से जरा समझना। वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग P से दिखाते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो P इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है, डिफिनेशन से ही हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, कहीं और से फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, डिफिनेशन से ही हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो कह रहा है किसी एक आवेश, यानी कि या तो प्लस ले लो या तो माइनस ले लो। फिर कह रहा है तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो यहाँ पे देखो
या तो देखो पहले हम क्या करेंगे, किसी एक आवेश, या तो आप कोई एक आवेश ले लो, जैसे आपने ले लिया Q प्लस Q ले लिया, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इनके बीच की दूरी कितनी है 2L है। तो यहाँ पे आपके पास वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल टू, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 2QL। तो ये आपके पास वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन याद रखना। डिफिनेशन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बीच की दूरी क्या थी, 2L थी, और इनके आवेश कितना था, Q था। तो यहाँ पे बीच की दूरी और इस पर लगे हुए आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन थी। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि थोड़े से लॉन्ग हैं लेकिन बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका फिगर समझना है। जरा बेटा फिगर उसका ध्यान से समझना, सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया होगा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी, दोनों ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक क्लियर है, तब हम चलेंगे अगले डेरिवेशन की तरफ।